इस वीडियो में हम लोग सिर के ऊपर होने वाली साधारण फुंसी के बारे में बात करेंगे। तो इसको मेडिकल टर्म में नॉन स्कारिंग स्कैल्प फॉलिकुलाइटिस बोला जाता है। तो जो सिर पे फुंसियाँ होती हैं उनके कई सारे प्रकार होते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स टाइप होते हैं, जिसमें जो रूट्स होते हैं, बालों का जो जड़ होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो उसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स टाइप। उन्हीं का मेडिकल टर्म में बोला जाता है स्कारिंग टाइप, मतलब कि जहाँ पे स्कार फॉर्मेशन हो गया और रूट खत्म हो जाने से फिर बाल नहीं आता है, मतलब वहाँ से एक बार बाल गया तो वो बाल खत्म हो जाता है। तो जो स्कारिंग टाइप के स्कैल्प फॉलिकुलाइटिस लीजन होते हैं वो असामान्य कंडीशन होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। जो अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो नॉन स्कारिंग जो सिंपल स्कैल्प फॉलिकुलाइटिस, और इसमें हम लोग विशेष ध्यान देंगे जो रिकरेंट क्रोनिक स्कैल्प फॉलिकुलाइटिस, मतलब कि बार बार हो जाना, सर पे फुंसियाँ और लंबे समय से परेशानी होना, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इस फॉलिकुलाइटिस का मतलब ये होता है कि इन्फ्लेमेशन हो गया जो बाल है उसके जड़ पे, और उसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ और फिर पस वाले दाने पड़ गए। तो जो स्कैल्प फॉलिकुलाइटिस होता है वो अभी के समय में जो रिसर्च उपलब्ध हैं उसमें ये एट्रीब्यूट किया गया है कि किसी न किसी इन्फेक्शन के कारण ये प्रॉब्लम आती है। तो इन्फेक्शन में कई तरह के बैक्टीरिया पाए गए हैं, कभी कभी पैरासाइट पाए गए हैं जैसे डेमोडेक्स, और इसी तरह कभी कभी एक फंगस होता है जिसका नाम होता है पिटायरोस्पोरम, तो वो भी कभी कभी ये फॉलिकुलाइटिस कराता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में बैक्टीरिया देखे गए हैं। तो बैक्टीरिया में भी मेनली जो स्टेफाइलोकोकस ग्रुप की बैक्टीरिया है, स्टेफ ऑरियस और स्टेफ एपिडर्मिडिस, तो ये दो बैक्टीरिया विशेष रूप से, और प्रोपियानोबैक्टीरियम एक्नीज जो पिंपल्स वाला बैक्टीरिया है वो भी कभी कभी देखने को पाया गया है। लेकिन धीरे धीरे अब ऐसा रिसर्च में आने लगा है कि केवल इन्फेक्शन ही इटियोलॉजी में नहीं है, इन्फ्लेमेटरी पैथोलॉजी भी इस बीमारी में, विशेष करके जो रिकरेंट जो बार बार जो हो जा रहे हैं क्रोनिक केसेस हैं उनमें इन्फ्लेमेशन प्राइमरी पैथोलॉजी है, फिर उसके ऊपर से इन्फेक्शन है। तो इन्फ्लेमेशन मतलब ऐसे सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो साधारण भाषा में तो इन्फेक्शन तो आप बोल ही सकते हैं प्लस इन्फ्लेमेशन, तो ये दोनों चीज़ देखने को मिलता है। तो इस प्रॉब्लम के होने के पीछे का कारण क्या है? मूल कारण तो हमें पता चल गया, लेकिन कौन कौन से हमारे दैनिक जीवन में चीज़ें हैं जो इस चीज़ को प्रेसिपिटेट करती हैं। तो जैसे कि इसको देखा गया है कि यदि कोई बहुत टाइट अपने बालों को बांधता है, जैसे बहुत सारी फीमेल्स जो होती है जिनकी पॉनी टेल होता है वो बहुत खींच करके बहुत टाइट बांधती हैं, या फिर किसी कारण से बाल के जड़ों में रगड़ घिस हो रहा है या फ्रिक्शन पड़ रहा है, जैसे आपने खूब टाइट हेलमेट पहन रखा है, बहुत लंबे समय तक पहन रखा है, बहुत डीप और बहुत ज़्यादा मसाज आप अपने बालों को करा रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा कॉम्बिंग और बहुत ज़्यादा डीप मसाज करवाते हैं, बार बार मसाज करवाते हैं। इसी तरह कुछ लोग बार बार शेविंग करते हैं, बार बार शेविंग करने से भी प्रेडिस्पोजिशन होता है इन्फेक्शन का। आप कोई पुराना रेजर इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी अनहाइजेनिक हो, तो उसकी वजह से भी फॉलिकुलाइटिस होने को देखने को मिल जाता है। तो ये सब कारण देखने को फॉलिकुलाइटिस से मिल जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी लंबी लिस्ट है, लेकिन हमने जो इम्पोर्टेंट कॉज था, जैसे अभी रिसेंट के समय में बहुत सारे हेयर कॉस्मेटिक्स लोग यूज़ कर रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स लोग बालों को सुंदर दिखने के लिए, कलर करने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, तो उनका भी रोल देखने को मिलने लगा है। इसी तरह से क्रॉस इन्फेक्शन का भी रोल, जैसे कि आपने किसी व्यक्ति के गंदे टॉवेल्स हैं, इन्फेक्टेड टॉवेल्स हैं, उसको आपने यूज़ कर लिया। कभी कभी देखा गया कि स्विमिंग पूल पर भी, जहाँ पर बहुत ईजिली चीज़ें क्रॉस एक दूसरे को यूज़ में लाई जाती हैं, स्विमिंग पूल का पानी साफ ना हो, तो मतलब इसकी बहुत सारी लिस्ट हैं। और कुछ केसेस में मुश्किल हो जाता है कॉज एट्रीब्यूट कर पाना, मतलब कारण पता कर पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही देखा गया कि कुछ स्किन की बीमारियां हैं जो कि स्कैल्प फॉलिकुलाइटिस को करवा सकती हैं, जैसे कि एटोपिक डर्मेटाइटिस और सेबरिक डर्मेटाइटिस। ये दो बीमारी जो होती हैं ये काफ़ी केसेस में इसके पीछे रीजन पाया जाता है। इसी तरह से आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है, एक्ने की, तो एक्ने की प्रॉब्लम जो होती है वो कभी कभी एक्ने का जो पार्ट होता है वो सिर में भी स्पिल होता है, सिर के अंदर भी, तो वो भी फुंसियाँ सिर पे पैदा करा सकता है। और फुंसियों के पीछे कारण जो भी शरीर में इम्यूनिटी को कम करने वाली बीमारियां होती हैं वो भी देखा गया है कि फुंसियाँ पैदा कर सकती हैं, जैसे कि आपको अनकंट्रोल डायबिटीज़ है,
आपको HIV है, उसमें भी HIV में भी आपका CD4 काउंट जो है बहुत लो है, आपकी इम्यूनिटी बहुत पुअर है, बहुत लंबे समय से स्टेरॉयड की गोलियां खा रहे हैं, बहुत लंबे समय से एंटीबायोटिक का दुरुपयोग हो रहा है, आपको कैंसर की प्रॉब्लम है, कीमोथेरेपी पे कोई मरीज है, तो ये सब कंडीशन फुंसियों को प्रिडिस्पोज करती हैं। यदि व्यक्ति का हाइजीन पुअर है तो ये भी एक रीज़न में से देखा गया है। काफ़ी लोग होते हैं जो जिम करने के बाद अपने बालों को, जब पसीने से जब बाल भीग जाते हैं तो वो एक गंदगी का सोर्स होता है पसीना, तो उस दौरान भी अपने बालों को अच्छे से जिम के बाद लोग धोते नहीं हैं, गंदे टॉवल यूज़ करते हैं, गंदे पिलो कवर यूज़ किए, तो ये सब कारण स्कैल्प फॉलिकुलाइटिस करा सकते हैं। और कुछ केसेज में कारण नहीं मिलता, मतलब कि इडियोपैथिक होता है। नेक्स्ट पार्ट होता है कि इसमें व्यक्ति को परेशानी क्या क्या होती है। तो इसमें जो व्यक्ति को परेशानी होती है वो फुंसी वाले दाने बनते हैं जगह जगह सर में, और जब व्यक्ति कॉम करता है तो जब कंघी लगता है तो वो उसमें दर्द होता है, और कभी कभी फुंसियाँ ज़्यादा बड़ी होती हैं तो वो खुद भी बहुत पेनफुल हो सकती हैं, विशेष करके जब इम्यूनो कम्प्रोमाइज सेटिंग हो, जब इम्यूनिटी कम हो, तो उस कंडीशन में फुंसियाँ बड़ी हो सकती हैं, डीप हो सकती हैं, एब्सेस बना सकती हैं, सेलुलाइटिस का फॉर्मेशन कर सकती हैं, विशेष करके जिनकी इम्यून सिस्टम बहुत ही गड़बड़ है उस कंडीशन में। तो इसके अलावा व्यक्ति को इरिटेशन हो सकता है, जलन हो सकता है, खुजली हो सकती है, तो ये सब सिम्टम्स देखने को मिलता है। और कभी कभी फुंसियाँ ही प्रॉब्लम होती हैं, कुछ मरीज को विशेष प्रॉब्लम नहीं होता है। और कॉम्प्लिकेशन में हमने बात कर ही ली कि सीवियर केसेस में ये फुंसियाँ जो होती हैं डीप हो सकती हैं, गहरे तक जा सकती हैं चमड़े में, और सेलुलाइटिस एब्सेस फॉर्मेशन पैदा कर सकती हैं। कभी कभी स्कैल्प फॉलिकुलाइटिस शरीर के फॉलिकुलाइटिस से भी एसोसिएटेड होता है, मतलब शरीर पर बार बार फुंसी वाले दाने आ जाने से भी इसका एसोसिएशन देखा गया है। नेक्स्ट पार्ट आता है इसके डायग्नोसिस का। तो इसका जो डायग्नोसिस होता है वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, मरीज को भी बहुत अच्छे से पता होता है कि फुंसियाँ हो रही हैं, डॉक्टर को भी अच्छे से पता होता है, केवल क्लिनिकल एग्जामिनेशन से ही पता चल जाता है कि फुंसियाँ हैं। कुछ केसेज में जैसे अभी हमने बात किया कारण में, जैसे पैरासाइट डेमोडेक्स जो हमने बात किया था, या फिर जो हमने फंगस की बात की थी, तो उस कंडीशन में डॉक्टर कभी कभार कुछ विशेष माइक्रोस्कोपिक टेस्ट होते हैं, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्टेनिंग, इस तरह के टेस्ट कर सकता है, सिंपल बेड साइड टेस्ट जिसमें कोई विशेष स्किल की ज़रूरत नहीं होती है और कुछ खास इसमें पैसे नहीं खर्च होते हैं। तो इन सब टेस्ट के द्वारा डायग्नोसिस पे बनाया जा सकता है, कंक्लूजन पे आया जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट आता है इसके ट्रीटमेंट का। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो हमने कारण गिनाए थे, तो उन कारण को दूर करना होता है कि जो हमने कारण बताया, जैसे आप टाइट बालों को बांध रहे हैं, आप फ्रिक्वेंट कॉस्मेटिक यूज़ कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को हटाना पड़ेगा। आपको हाइजीन अच्छी रखनी पड़ेगी बालों की, जैसे जिम के बाद आपको नहाना है, गंदे टॉवल नहीं यूज़ करना है, गंदे पिलो कवर नहीं यूज़ करना है, तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। इसके अलावा बालों की हाइजीन को अच्छा करने के लिए कुछ एंटीबायोटिक बेस्ड सॉल्यूशंस होते हैं शैम्पू बेस में, तो उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि क्लोरहेक्सिडिन या फिर पोविडोन आयोडीन। तो ये एंटीबायोटिक बेस्ड सॉल्यूशन जो होते हैं ये बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। इसी तरह से यदि डैंड्रफ के साथ एसोसिएशन है तो उस कंडीशन में कीटोकोनाजोल बेस्ड शैम्पू डॉक्टर एडवाइस देता है। इन शैम्पू को थोड़ा देर लगा के झाग बना के सर पे रखना होता है, फिर वॉश कर देना होता है। तो ये तो प्राइमरी केयर हुआ, जिसमें आपको मरीज के तौर पर आपको खुद करना है। जो मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल की जाती है उसमें तमाम तरह की लगाने वाली दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें कि कई तरह के एंटीबायोटिक मौजूद हैं, जैसे कि फ्यूसिडिक एसिड, म्यूपिरोसिन, क्लिंडामाइसिन सोल्यूशन, बेंजोइल पेरोक्साइड सोल्यूशन, एरिथ्रोमाइसिन जेल, एजिथ्रोमाइसिन जेल, ओजेनॉक्सैक्सिन एक नई एंटीबायोटिक अब लिस्ट में शामिल हो गई है। तो ये सब दवाइयाँ काफ़ी ज़्यादा कारगर होती हैं। इसी तरह से खाने वाली एंटीबायोटिक्स भी डॉक्टर देता है। तो खाने वाली एंटीबायोटिक्स में जो सबसे पॉपुलर एंटीबायोटिक है वो है डॉक्सीसाइक्लिन एंड मिनोसाइक्लिन। कभी कभी डॉक्टर लाइमीसाइक्लिन भी इस्तेमाल करता है। और भी दूसरी एंटीबायोटिक्स भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन टैबलेट्स, रिफम्पिसिन, सेप्ट्रान। तो इस तरह की दवाइयाँ डॉक्टर आपका प्रिस्क्राइब कर सकता है। इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है एंटीबायोटिक थेरेपी के साथ में कि कुछ मरीजों में जब भी एंटीबायोटिक थेरेपी बंद की जाती है तो प्रॉब्लम वापस आ जाती है। तो यहाँ पर पेशेंट जो होते हैं बहुत घबरा जाते हैं, विशेष करके जो क्रोनिक रिकरेंट केसेज हैं जिनमें सालों से स्कैल्प फॉलिकुलाइटिस है। तो उसमें देखा गया है कि एंटीबायोटिक आपने दिया कोर्स 3 महीने का या 6 महीने का, तो उसके बंद करने के बाद कुछ मरीजों में प्रॉब्लम वापस आ जाती है। तो मरीज यहाँ पे बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो फिर
ये निष्कर्ष निकाल लेता है कि लग रहा है डॉक्टर को बीमारी पकड़ नहीं आ रही है और दवाई हमने खाया और फिर बीमारी हमारी वापस आ गई, तो इसका मतलब जड़ वो पकड़ नहीं पाया डॉक्टर, और वो फिर डॉक्टर बदलता जाता है और इस तरह से डॉक्टर शॉपिंग, डॉक्टर की खरीदारी चलती रहती है। जैसे एक डॉक्टर को दिखाया, दूसरे डॉक्टर को दिखाया, तीसरे डॉक्टर को। और जो गाइडलाइंस हैं, नियम हैं, उसमें यही होता है कि पहले सिंपल थेरेपीज जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको दी जाएं पर्टिकुलर टाइम के लिए, 3 to 6 मंथ के लिए। तो 3 से 6 महीना थोड़ा लंबा समय हुआ, तो मरीज को ये लगता है कि इतने लंबे समय में ये ठीक नहीं कर पाया डॉक्टर, तो आगे क्या ठीक करेगा। तो ये गलत इंटरप्रिटेशन है, गलत निष्कर्ष है, क्योंकि नेक्स्ट लाइन की दवाई तभी यूज की जाती है जब फर्स्ट लाइन की दवाई फेल कर जाए। जैसे ये नहीं है कि आपकी दवाई तुरंत बदली जाएगी। जैसे आपको बेसिक थेरेपी दी गई, आपकी बीमारी ठीक हो गई तो बेसिक से ही ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है आगे की थेरेपी देने की। बेसिक से नहीं ठीक हुई तो उस कंडीशन में नेक्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो नेक्स्ट लाइन ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है, विशेष करके जो रिकरेंट केसेस हैं उसमें आइसोट्रेटिनोइन नाम की दवाई इस्तेमाल की जाती है। तो आइसोट्रेटिनोइन दवाई जो दी जाती है वो लंबे समय के लिए चलती है दवाई, लगभग 6 मंथ 9 मंथ ऐसे कोर्स होता है उसका। यदि बार बार रिकरेंट केसेस है और शरीर पर भी फॉलिकुलाइटिस के लेजन आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में डॉक्टर जो बैक्टीरिया का जहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं जहाँ पर कॉलोनी ज़्यादा हैं या घर जहाँ पर ज़्यादा है, वहाँ से बैक्टीरिया को भगाया जाए, कीटाणु को भगाया जाए। तो उन जगहों पर म्यूपिरोसिन नाम की एंटीबायोटिक डॉक्टर 6 महीने के लिए प्रिस्क्राइब करता है। जैसे कि नाक के अंदर की स्किन में, नाक के बाहर की स्किन में, कान का जो कॉन्का है, कान का जो गड्ढा है उसमें, कान के पीछे वाले हिस्से में, कांख में, उंगलियों के बीच में, जो नाभि होता है वहाँ पर, जो जांघ का फोल्ड है वहाँ पर, जो मल द्वार है वहाँ पर एंटीबायोटिक इस्तेमाल करना होता है। और इस एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करने का विशेष तरीका होता है। 5 से 10 दिन इस्तेमाल किया जाता है हर महीने में, फिर गैप दिया जाता है, फिर इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे ये थेरेपी रिपीट की जाती है मल्टीपल टाइम्स और 3 से 6 महीने इसे दी जाती है। तो ये सब जो रिकरेंट केसेस हैं उन केसेस में ये सब उपचार उपयोग में लाए जाते हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर सिंपल प्रॉब्लम है, सिंपल एक तरह से इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन बोल सकते हैं, और इसका ट्रीटमेंट भी सिंपल है अधिकांश मरीजों में। लेकिन कुछ मरीजों में ये परेशानी मरीज के दृष्टिकोण से सिरदर्द बन जाती है, साइकोलॉजिकली उन्हें डिस्टर्ब कर देती है, विशेष करके ये परेशानी यदि बार बार हो तो उस कंडीशन में। तो उस कंडीशन में भी घबराना नहीं है, क्योंकि अब साइंस के पास कुछ विकल्प उपलब्ध हैं। तो इन सारे विकल्पों का यदि इस्तेमाल किया जाए प्रॉपर मैनर में, सिक्वेंशियल मैनर में, जैसे एकदम जल्दी स्पीड में नहीं भागना है, तो उस कंडीशन में अधिकांश मरीजों में ये प्रॉब्लम समय तो लेती है, लेकिन ये ठीक हो जाती है। थैंक यू।